संजीव सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठ जाओ प्लीज। थैंक यू। आप सबके चरणों में प्रणाम नहीं, दंडवत। कौन कहता है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते? अच्छे लोग कैसे होते हैं ये डोलपेल के विजय रथ में आके तो देखो। आप लोग कितने कितने अच्छे इंसान हैं, कितने प्यारे हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं रियली में खुद ही नहीं शब्द हूं। आपका प्यार देख के, आपका ये समर्पण देख के, आपकी आत्मीयता देख के, ऐसा मैंने कुछ नहीं दिया भाई आपको जो इतना प्यार आप करते हो। मैं ये ऋण कैसे चुकाऊंगा मुझे खुद पता नहीं। ऐसा कोई महान काम मैंने नहीं किया, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, लेकिन मैं खुद, थैंक यू, हतप्रभ भी हूँ, निशब्द भी हूँ। समझ नहीं आता अब आपके लिए क्या करूं। आरबीआई बैंक की चाबी मिल जाए तो ताला खोल के सारा बाढ़ दूं। वो भी मुझे लगता है आपके आशीर्वाद से कभी ना कभी मिल ही जाएगी। नहीं। लो एंगल नहीं यार। सबसे पहले आप सभी लोगों का विजय रथ के इस 11वें संस्करण में मैं संजीव कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम टू यू ऑल। आप इतनी देर से आए हैं, बैठे, पता नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सभी लखनऊ से, मुझे पता इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, इतनी सारी बसें खड़ी हैं, बहुत बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। कुछ लोगों को सीट मिली नहीं मिली, कुछ लोग बैठ के देख रहे हैं, कुछ खड़े होके देख रहे हैं। मैं आपसे क्षमा बिल्कुल नहीं चाहूंगा और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमें क्षमा करें, बिल्कुल ना करें। आपकी किस्मत है कि आपको सीट मिली नहीं मिली, पर मैं एक गारंटी देता हूं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए हो, ये नीचे बैठे हुए एक दिन तुम मर्जीज में जरूर बैठोगे। तकलीफों से ही जिंदगी की शुरुआत होती है। ऊपर वाला परीक्षाएं लेता है। किसी का संयम टूट गया होगा, किसी का धैर्य टूट गया होगा, हमें गालियां भी दे रहा होगा, कोई डांट भी रहा होगा, कोई ये भी कह रहा होगा बकवास कर रहे हैं, फालतू है, कुछ ना कुछ, क्योंकि ऊपर वाला ये परीक्षा लेता है। दोस्तों ये कुछ नहीं है, परीक्षा की घड़ियां हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में आज के बारे में मत सोचो आज हम पे क्या बीत रही है, कल के बारे में सोचो जो आज बीत रही है। अगर इसी तरह एफर्ट करते रहे, हार्डवर्क करते रहे, तो कल कितना सुहाना होगा, कल का सफर कैसा होगा। आज के बारे में सोचोगे टूट जाओगे, बिखर जाओगे, क्योंकि आज हमारा अच्छा होता तो हम यहाँ के बैठे ना होते। अगर आज हमारी जिंदगी में सारी खुशियां होती तो आज हम यहाँ आते ही नहीं। अरे आज अच्छा नहीं है, आज बुरा है, आज अभाव है, आज जिंदगी में कुछ कमियां हैं, आज सपने पूरे नहीं है, तभी तो इस प्रोग्राम में आए हैं, तभी तो इस विजय रथ का हिस्सा बने हैं। और अगर आज अच्छा नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर है, हम आए हैं क्योंकि हमारा आज अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ आ गए तो कल जरूर अच्छा होगा। ये बात मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि वाराणसी में भी
इसी तरह खचाखच भीड़ थी। 13-14 हजार लोग आ गए थे। आंकड़ा आया था 8,000 का, यहाँ भी आंकड़ा कल आया था 6,000 का, यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग आ गए। मुझे नहीं पता आप लोगों को हमने ऐसा क्या दे दिया कि आप आ जाते हो, पर ये कह सकता हूं आई लव यू सो मच। आप बहुत प्यारे हो। इसीलिए आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूं, मैं आप सबका बड़ा भाई, छोटा भाई या आप जैसा ही हूं। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को ये पता होगा कि संजीव सर कंपनी लेके आए थे, संजीव सर ने कंपनी खोली थी। संजीव सर ने अगर कंपनी खोली होगी तो पक्का पैसे के लिए खोली होगी, और ये कंपनी का खोलने का दिमाग इनका होगा। नहीं दोस्तों, मैं ये सारा सफर करके आया हूँ जो आप करो। यार बाबूजी आप ऊपर बैठो, आपके सिर में नीचे बैठा है। तुम लोगों को शक्ल नहीं है क्या? इतने बुजुर्ग आदमी नीचे बैठे, ऊपर बैठो। आप बड़े हो, मेरे सोफे पे बैठो। आप जाओ जाओ, आप मेरे सोफे पे बैठो, मेरे सोफे पे बैठो और चाय पिलाओ इनको मेरे गर्मा गर्म। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको लगता होगा संजीव सर तो एक कंपनी डायरेक्टर है, कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर है। नहीं भाई साहब, मैं 100% नेटवर्कर था, नेटवर्कर हूं और नेटवर्कर ही रहूंगा। मेरा सफर नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू हुआ था, डायरेक्ट सेलिंग से शुरू हुआ था। सन 2007 में ऐसा ही फंक्शन में देखने गया था, ऐसे ही फंक्शन का हिस्सा रोटरी क्लब जयपुर में बना था। ऐसा ही फंक्शन मैंने देखा था, मुझे वहां कोई नहीं पूछ रहा था। एक ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सबसे कमजोर और सबसे बेकार और सबसे फेलियर आदमी इतने लोगों के बीच में बैठा हूं। कोई कदर नहीं थी, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बोतल नहीं, कोई जगह नहीं, कोई सीट नहीं, और ऐसे ही मुझे भी नीचे बैठा दिया गया था। उस दिन नीचे बैठ के कसम खाई थी, साला एक दिन अगले सोफे हमारे होंगे। तो इसलिए मुझे आप पे तरस नहीं आता, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूं। अगर मैं कंपनी मालिक होता तो दिखावा करता, डायरेक्टर होता तो आपसे क्षमा करता, सॉरी मुझे माफ कर दो, आप नीचे बैठे हो। बिल्कुल नहीं, नीचे बैठे हो, ऊपर उठने के लिए बैठे हो। तो ये सब कुछ मैं करके आया हूं, ये सब सेमिनार अटेंड करके, बसों में धक्के खाके, ट्रेनों में धक्के खाके, ट्रक के पीछे लटक के मैं प्लान करने गया हूं। इवन मैं मतलब ये सब करा है यार भैया। मैंने 2007 से शुरू कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी तो 2014 में आई है। पहले 7 साल नींद, भूख, प्यास, ट्रेन में सीट नहीं, बस में सीट नहीं, ट्रक के पीछे लटक के जाना, प्लान देने जाना, बारिश आ रही है मोटरसाइकिल पे, 3 ड्रेस रख के जाता था कि भाई आइडेंटिफिकेशन मजबूत रहे। ड्रेस बदल के जाता था। लोगों के ताने भी सही हैं, लोगों की गालियां भी सही हैं, लोगों ने धक्के देके बाहर भी निकाला है, रे चल तेरे जैसे पता नहीं कितने आते हैं। मैं शुरू की बात बता रहा हूँ, 2 महीने हुए, मुझे कुछ फौजियों को प्लान देने गया, वो भी शाम के टाइम। और शाम के टाइम फौजियों को प्लान देना, अपनी मौत को बुलावा देना, पैक पी लेते हैं, समझे। फौजियों ने पैक भी रख के मैं प्लान देने लगा, मुझे बाहर, अरे चल तेरे जैसे पता नहीं कितने आए। तो जो मेरे साथ था वो पतलू में क्या बोला, यार तुझे शर्म नहीं आती? कितनी बेकदरी तेरी कर दी, कैसी बेइज्जती तेरी करी। तू इन्हें प्लान देने के लिए आया था और ये तुझे धक्का देके बाहर कर रहे हैं। मैंने कहा इस दुनिया में जो गिरा है वही उठा है। एक दिन ऐसा आएगा ये लोग मुझसे मेरी परछाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आज वो दिन है। तो ये भूखा रह जाना, फंक्शन में जाना, खाना ना मिलना, भीड़ बहुत होना, ये सब हो चुका है। ये सब करके ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो आगे वाली लाइन, ये जो डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने, रॉयल डायमंड बने, ये सब करके आए हैं। ये कोई नयापन नहीं है, कुछ नया नहीं हो रहा है। मेरे भाई, ऊपर वाला परीक्षा लेता है, ऊपर वाला परीक्षा लेता है। मैं हमेशा कहता था, जब लोग थक जाते थे, हार जाते थे, तो मैं उनसे हमेशा कहता था कि भाइयों हारो मत, थको मत। ये आज को ध्यान में रख के काम करोगे तो थकावट आएगी, कल को ध्यान में रख के काम करोगे थकावट नहीं आएगी। इसे कहते हैं फ्यूचर इमेजेस। आने वाले भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। आने वाला भविष्य कैसा होगा उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसीलिए ना मैं बाइक पे थकता था, ना मैं ट्रेन में थकता था। कोई मुझसे बोलता था, यार तेरी जिंदगी नरक हो चुकी है, तू ठीक से खाता नहीं है, ठीक से सोता नहीं है,
तू अपने परिवार वालों को टाइम नहीं देता, तू रात रात भर जागता है, तू यहां से वहां ट्रेन में धक्के खाता है, सीट नहीं मिलती तो भी, तू बाइक पे घूमता है, तू साइकिल पे घूमता है। यार तूने 3 साल हो गया जिंदगी जी के नहीं देखा, तूने सुकून नहीं देखा, तूने कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं। अरे तू कैसे जी रहा है और क्यों जी रहा है और ये क्या लाइफ जी रहा है? तो मैं उन्हें बोलता था, ये आज की लाइफ, ये आज की साइकिल, आज की मोटरसाइकिल, आज के ट्रेन के धक्के ही एक दिन फ्लाइट में बैठाएंगे। ये आज की बाइक चलाने का दर्द, पूरे दिन भागने और दौड़ने का दर्द एक दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाएगा। और दोस्तों मात्र 3 साल बाद मैं बैठ गया था। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि आपको जानना जरूरी है कि ये सबके साथ हुआ है। सबकी घर घर की कहानी, हर कामयाब आदमी की कहानी ये है कि पहले उसने दर्द को झेला है, पहले वो तपा है, फिर वो निखरा है। चाहे आप दुनिया में किसी भी कामयाब आदमी की बात कर लें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कामयाब होना चाहते हैं? रियली में होना चाहते हैं? रियली में होना चाहते हैं? और ये आप चाहते हो और नहीं चाहते, लेकिन ये आपकी मजबूरी है, चाहना पड़ेगा। ये जीवन में आए हो तो जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा तो 2 टाइम का खाना भी खाना पड़ेगा, तन पे कपड़ा भी रखना पड़ेगा और ऊपर छत भी चाहिए। हाँ है ना? तो इस जीवन की ये जरूरतें हैं मेरे दोस्त। अगर जीवन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक जीवन है ये हमारी जरूरतें हैं। तो कामयाबी आपकी चाहत नहीं होनी चाहिए, कामयाबी आपका जुनून होना चाहिए, आपका जुनून। अब इस कामयाब होने के लिए आपको साथ मिला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, आपको साथ मिला एसलीपीएस वेलनेस का, आपको साथ मिला एसलीपीएस की लीडरशिप का, आपको साथ मिला कुछ कामयाब लोगों का। और यहाँ तो ज्यादातर ये वाले थे, ये तो बड़ा जोश था। आज की लीडरशिप को मैं सलाम करता हूँ यार, बहुत जोशी लीडरशिप थी आज की। ये गुरुजी भी यूपी वाले ही है, गुरुजी भी डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से है बेटा। कह रहा यूपी वाले इसलिए जोश में है। मैं कह रहा हूं यूपी वाले नहीं, अब तो पूरा हिंदुस्तान जोश में आज की डेट में। तो अभी अपनी अपनी समझ है, मौके बहुत मिलते हैं, बहुत लोगों को मिलते हैं। देखो एक समय था हमें पढ़ाई का भी मौका मिला था, जैसा भी मिला था, सरकारी में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, कहीं भी पढ़े, पर माँ बाप ने पढ़ाया तो जरूर था। मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? मौका तो जब भी मिला था, उस मौके का फायदा उठा के भी हम कामयाब हो सकते थे। उस मौके का फायदा उठा के भी हम अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे जॉब्स, अच्छी नौकरियां, अच्छी डेजिग्नेशन पाके अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकते थे। मौका तो तब भी मिला था। मैं ये नहीं कहता ये हमारा आखिरी मौका, नहीं भैया, मौके आगे भी मिलेंगे, मौके मिलते रहेंगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि तुम डायरेक्ट सेलिंग करके करोड़पति बनो, मत बनो, पर करोड़पति बनो, मैं ये जरूर चाहता हूं। कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर बड़े आदमी बनो। कैसे भी करो, अपने घर वालों की जरूरतों को और ख्वाहिशों को पूरा करो। कैसे भी करो, अपने घर की तकलीफों को दूर करो। तो ये सब दूर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भाइयों, ये कोई आखिरी मौका नहीं है और ये कोई पहला मौका नहीं है। पहले भी मौके मिले थे, आगे भी मौके मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता आप यहाँ क्या करोगे क्या नहीं करोगे, पर मैं एक बात समझाना चाहता हूं, चांस, ऊपर वाला चांस सबको देता है और पहला चांस होता है हमारी पढ़ाई लिखाई का। होता है नहीं होता? हमें घर वाले खूब कहते हैं बेटा पढ़, बेटा पढ़, पढ़ेगा तो ये बन जाएगा, बेटा पढ़ेगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा क्रिकेट में मन लगता, हमारा खेलने कूदने में मन लगता, हमारा इधर उधर की बातों में मन लगता है। लेकिन जहां से हमारा भविष्य बदलने वाला है, जहां से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, जहां से हमारी कामयाबी आने वाली है, जहां से हमारे परिवार का इतिहास बदलने वाला है, उन पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता। मालूम है क्यों नहीं लगता? किसी ने सोचा है क्यों नहीं लगता? जबकि उसी पढ़ाई लिखाई को पढ़ के बच्चे बहुत बड़े बन जाते हैं, उन्हीं किताबों को पढ़ के बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। मालूम है हमारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि कहीं ना कहीं, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे इंसान के अंदर 2 तरह के व्यक्ति बसते हैं, एक अच्छा एक बुरा।
एक अच्छा मन, एक बुरा मन, एक अच्छी सोच, एक बुरी सोच, एक पॉजिटिव सोच, एक नेगेटिव सोच। हर इंसान के दो स्वरूप हैं इस दुनिया में। अच्छा इंसान भी हमारे अंदर है, बुरा भी हमारे अंदर है। पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर है, नेगेटिविटी भी हमारे अंदर है। अच्छी सोच भी हमारे अंदर है, बुरी सोच भी हमारे अंदर है। और इस जिंदगी में 99% इंसान की बुरी सोच, नेगेटिविटी, और उसके अंदर जो बुरा आदमी है, उसका बुरा चाहने वाला हमेशा उस पर हावी रहता है। जब जब वो अच्छा काम करने जाता है, वो बुरे वाला व्यक्ति और पावरफुल हो जाता है। वो पढ़ने नहीं देता, पढ़ते टाइम नींद आ जाती है, वो पूरे पूरे दिन खिला देता है। वो स्कूल नहीं जाने देता, पूरे पूरे दिन स्कूल से छुट्टियां लगवा देता है। हर वो काम जो हमारी जिंदगी बदल देगा, हर वो प्रक्रिया, उसमें हमारा बुरा मन, बुरी सोच और हमारी नेगेटिव थॉट हमें रोकती है जब जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और दोस्तों, आपकी जीत स्लीपर्स के साथ नहीं है, आपकी जीत हमारे प्रोडक्ट के साथ नहीं है, आपकी जीत डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, आपकी जीत आप में है। जिस दिन आप अपने बुरे व्यक्ति को मार दोगे, बुरी सोच को, बुरे आदमी को और नेगेटिव थॉट का गला घोट दोगे, उसी दिन आप कामयाब होने लग जाओगे। उसी दिन कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। यह हर इंसान के साथ होता है। होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? तो फिर नहीं तो हम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बुरी चीजें हम पे हावी रहती है। लेकिन दोस्तों, चलो बचपना था, समय था, निकल गया, लेकिन अब तो समझदारी आनी चाहिए। अब तो जिम्मेदारियां भी आ गई, अब तो समझ भी आ गई, उम्र भी हो गई, बड़े भी हो गए, जवान भी हो गए। अब तो पता चलना चाहिए पैसा क्यों जरूरी है, कामयाबी क्यों जरूरी है। अब तो पता चलना चाहिए, हाँ या ना? अब तो पैसे ना होने की वजह से सारी दुख तकलीफें झेल ली। अब तो पता चलना चाहिए कि कामयाबी क्यों जरूरी है। अब जरूरत है समझदारी की। अब जरूरत वो वाली नहीं है बचपने वाली, अब जरूरत है मैच्योरिटी की। मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मैं इस काम को क्यों करूं, इसलिए करूं, किस लिए करूं, मेरे परिवार के लिए करूं, मेरे दुख तकलीफों के लिए करूं, मेरे घर को अच्छी जिंदगी देने के लिए करूं, सोशल समाज के लिए करूं, लोगों के लिए करूं। मतलब अब वो हरकत नहीं चलेगी, वो बचपना नहीं चलेगा, अब चलेगी मैच्योरिटी, अब चलेगी आपकी समझ। तो दोस्तों, हमने तो दुनिया को समझाया, लाखों लोगों को समझाया। जो समझ गया वो अगले सोफे पे बैठा है, और जो नहीं समझा आज वही धक्के खा रहा है। और हमारा काम है समझाते रहना। मुझे पता है सब हमारी बात नहीं मानेंगे, मुझे पता है। मुझे पता है मैं कितना ही बोलूं या कितना ही चिल्ला ले लोग, कितना ही माइक फाड़ ले, इंसान कभी किसी की नहीं सुनता। इंसान इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी की सुनता, वो खुद की सुनता है। जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि ये काम क्यों करना है और कामयाब क्यों होना है, जब तक क्यों आपका अपना नहीं होगा, कोई माइक का लाल आपको कामयाबी दिलवा नहीं सकता। हाँ है ना? यस और नो? तो आज अगर आप यहां तक आए हो, इतनी दूर से आए हो, तो बस ये समझ के जाओ कि ये काम क्यों करना है। आज समझदार बन के जाना है, काम हो जाएगा। कैसे होगा? प्रोडक्ट बिक जाएगा, लोग खरीद लेंगे, टीम बन जाएगी, टीम चल जाएगी। पर आज इस विजय रथ में आकर एक ही क्वेश्चन का जवाब लो, ये काम मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों करना है। ये कर रहा है छोड़ो, ये कर रहा है छोड़ो, वो किस लिए कर रहा है छोड़ो, पर मुझे क्यों करना है, मेरी ऐसी कौन सी जरूरत है जो मुझे ये काम करना है। मेरे दोस्त, आज सवाल आपका है और आज इस सवाल का जवाब भी आपको देना है। देने के लिए तैयार है? मुझे किसी ने नहीं कहा काम करो, मुझे किसी ने नहीं कहा कंपनी बनाओ, मुझे किसी ने नहीं कहा डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं। मेरे पिताजी भी सरकारी थे, मेरी माँ भी सरकारी थी। कोई किसी को नहीं समझा सकता आपका। मैं मजे ले रहा था जिंदगी के, लेकिन अचानक कुछ प्रक्रिया, ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसा समय आया, ऐसा माहौल बना, ऐसा वातावरण बना कि मुझे लगने लगा जिंदगी में कुछ तो बड़ा करना है, जिंदगी में कुछ तो करना है। और वो मेरा क्यों था,
वो मेरा क्यों था, इतनी बड़ी स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर नहीं कर सकता, पर वो मेरी अपनी तकलीफ थी, वो मेरे अपने दुख थे। वो तकलीफ और दुख करने के लिए मैंने ये काम किया था। ना जनता के लिए किया था, ना किसी कंपनी के लिए किया था, ना किसी प्रोडक्ट के लिए किया था, सिर्फ किया था अपने लिए किया था, अपने परिवार के लिए किया था। ये कड़वा सच है, पर ये सच है। ये बनावटी और दिखावटी बातें नहीं है, ये सच्चाई है। आप काम क्यों करो, ये अपने आप से पूछो। क्या आपका कोई क्यों नहीं है? क्या आपकी लाइफ सेट है? क्या आपका परिवार खुशियों से लबरेज है? क्या आपके बैंक भरे पड़े हैं? क्या आपके बंगले बने पड़े हैं? क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या आपकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो रही है? क्या आपका अपना मकान है? आप सवाल खुद से पूछो, ये क्यों आपके होंगे? यहां 1000 लीडर आ जाए, 1000 बार बता दे मैंने 10 करोड़, मैंने 20 करोड़, मैंने, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हें पैसा क्यों कमाना है, तुम्हें ये काम क्यों करना है, उस क्यों की आवाज तुम्हारे अंदर से नहीं आती। और हर आदमी का अपना अपना क्यों है, हर आदमी की अपनी अपनी जरूरत है। किसी की बहन की शादी आ रखी होगी, किसी पे कर्जा होगा, किसी के गरीबी होगी, कोई किराए पे रहता होगा, किसी के बच्चों में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे। अरे कोई ना कोई दर्द आपको है, आप बताते नहीं हो, हंसते रहते हो, ताली बजाते रहते हो, पर कोई दर्द तो है। उस दर्द को पूरे दो तो सही, अपने आप एक पागलपन निकल के आएगा, अपने आप काम करने का मजा आएगा। और ये सवाल का जवाब मिलेगा कि ये काम मुझे अपने लिए करना है, ये काम मुझे अपने परिवार के लिए करना है, ये काम मुझे अपनी जिंदगी के लिए करना है। और मैं बस इतना बताना चाहूंगा, ये काम अच्छा है या बुरा? जोर से बोलो, अच्छा है या बुरा? अच्छा है या बुरा? मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग पे बात करूंगा 2 मिनट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी जो लोग जिंदगी में सारे चांस मिस कर जाते हैं, जो लोग जिंदगी में पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, कोई डिग्री नहीं ले पाए, कोई टैलेंट नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सिर्फ एक आस है, सिर्फ एक आस है कि भगवान मुझे कभी मौका मिलेगा। सिर्फ एक आस जिसके अंदर होती है, उस आस को विश्वास में इंडस्ट्री तब्दील करती है। मेरे भाई, इस काम को अरबपति, खरबपति, करोड़ोंपति लोग नहीं करते, ये मैं खुद मना कर रहा हूं, नहीं करते। जो लोग जिंदगी में ऑलरेडी कामयाब हैं, जो बड़े शोरूम के मालिक है, बड़े हॉस्पिटल के मालिक है, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, भाई साहब वो हमारा काम नहीं करते। हाँ, प्रोडक्ट हमारे ही खाते हैं और खाने भी पड़ेंगे, लेकिन ये काम कौन करता है? ये काम करता है लोअर मिडिल क्लास, ये काम करता है मिडिल क्लास, ये काम करता है अपर मिडिल क्लास, जिसके पास आज करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसके पास करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो अगर कोई काम करना चाहता तो इतना पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा नहीं है, जिसके पास पढ़ाई नहीं है, टैलेंट नहीं है, उन लोगों के लिए इंडस्ट्री बनी। और ये इंडस्ट्री बनी, दूसरा पहला इस इंडस्ट्री के बनने का कारण था, जो लोग हिम्मती हैं, मेहनती हैं, कर्मठी हैं, कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए कोई काम नहीं है, उनके लिए काम आया था डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, राइट। दूसरा ये इंडस्ट्री बनी थी अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए और बेचने के लिए। ये इंडस्ट्री किसी को लूटने के लिए नहीं बनी, ये इंडस्ट्री सिर्फ सपने बेचने के लिए नहीं बनी, ये इंडस्ट्री किसी को पागल बनाने के लिए नहीं बनी, गाड़ियों की चकाचौंध दिखा के, बड़े बड़े चेक दिखा के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नहीं बनी थी। ये इंडस्ट्री बड़ी इथिकल इंडस्ट्री है, बड़ी ऑथेंटिक इंडस्ट्री है। अगर ये जानना चाहते हो तो मैं इसका साइज बताता हूं। पूरे वर्ल्ड में इस इंडस्ट्री का साइज आज 16 लाख करोड़ है। 16 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है पूरे विश्व में, 16 लाख करोड़ की, 16 लाख करोड़ की है। तुम 1 करोड़ को ढूंढ रहे हो, ताली बजाओ तो ढंग से, ध्यान से सुनो, ध्यान से, मैच्योर होके जाओ, यहां से मोटिवेट होके मत जाओ, मैच्योर होके जाओ। 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर अमेरिका का अकेले का है, 3 लाख करोड़ का टर्नओवर चाइना का है, और बाकी 12 लाख, कितने हो गए 16 लाख में? 3 और 2.5, 5.5, 12.5 लाख करोड़ का इधर उधर का है। तुम्हारा भारत देश जो 150 करोड़ की आबादी में आज की डेट में मात्र 25,000 करोड़ का टर्नओवर है, मात्र 25,000 करोड़ का। सोचो, अगर ये इंडस्ट्री पावरफुल नहीं होती, ताकतवर नहीं होती, इसमें भविष्य नहीं मिलते, तो अमेरिका जैसी महाशक्ति, अमेरिका जैसा देश, जहां तुम्हारे रुपए की कीमत 85 रुपए, $1 की कीमत 85 रुपए है, वो अमेरिका भी आज
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 3 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो उस अमेरिका में जानवर काम नहीं करते होंगे, वहां के लोग ही काम करते होंगे। इसका मतलब ये इंडस्ट्री पावरफुल थी, पावरफुल है और पावरफुल रहेगी। लेकिन वो कौन सी कंपनियां अमेरिका में? वो कंपनियां हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनाने वाली, रियल प्रोडक्ट बनाने वाली, इथिकल प्रोडक्ट बनाने वाली, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाली। और उन कंपनियों के विश्वव्यापी टर्नओवर है 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़। एक एक कंपनी के टर्नओवर है मेरे भाई, क्योंकि वो लोग जरूरत का प्रोडक्ट बनाते हैं, काम का प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, महंगा बेचते हैं, लेकिन सामने वाले को सेटिस्फाइड करते हैं। मेरी बात समझ में आई? अब सोचो, हिंदुस्तान में तो ये इंडस्ट्री अभी शुरू हुई है और आप लोग आ चुके हो। जब इसका टर्नओवर लाखों करोड़ का होगा तो तुम्हारे घरों में कितना पैसा आ चुका होगा, सोच के देखो। समझ में आई? क्या किस लिए बनी इंडस्ट्री? अच्छे प्रोडक्ट, कस्टमर को लूटना नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट देना है, सेटिस्फाइड करना है। बेचारे का बड़ा मेहनत का पैसा है, कीमत जितनी मर्जी लो, पर जो बोलो वो प्रोडक्ट में होना चाहिए। ये किसी ने किया या नहीं किया, पर सन 2014 से एसलीपीएस लगातार करती आ रही है। ये उन प्रोडक्टों का रिजल्ट है, उन प्रोडक्टों के प्रति प्यार है, उन प्रोडक्टों के प्रति समर्पण है कि बड़े से बड़े ऑडिटोरियम छोटे पड़ गए, अरे मैरिज हॉल छोटे पड़ गए, आखिरी में एसलीपीएस को मैदान ढूंढने पड़े, मैदान ढूंढने पड़े। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करना चाहोगे? करना चाहोगे? मैं बार बार कहता था, मेरी बात कोई मानता? अरे कहीं तो ऐसा सोचते संजीव सर आते हैं, डायलॉग मारते हैं, बोलते बढ़िया, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैंने एक बात हमेशा आपको बोली है, प्रूफ कर नहीं कर पाओगे मेरे इस जन्म में कि स्टेज पे आकर ये शख्सियत ने एक भी गलत बात बोली है, एक भी झूठ बोला। सामने आता रहेगा समय समय पे तुम्हारे। जो मैं बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, बहुत लिख कर पढ़ कर बोलता हूं। मैंने कहा था कि नेचर के साथ जुड़ो, मैं सिखा रहा हूं नेचर के साथ जुड़ो, हाँ है ना? मैं कह रहा हूं अंग्रेजी खाना मत खाओ, हाँ है ना? बोलता ही नहीं बोलता, बोलता ही नहीं बोलता। मेरी बात किसी को नहीं मानी। मैंने कहा था कि अंग्रेज आए थे इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों का व्यापार करने, मेरी बात किस, अरे ये तो संजीव सर है, तो कंपनी चला रहे, डायलॉग बाजी करते। मैंने कहा तुम्हारा देश गुलाम हुआ मसालों की वजह से, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। लोग कहे संजीव तो झूठ बोलते हैं। मैंने कहा अगर तुम नेचर से जुड़ो तो लाइलाज से लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है। नहीं संजीव सर तो कंपनी चलाने के लिए बात करते हैं। नहीं मेरे भाई, मैं जो कहता हूं सत्यता के आधार पे कहता हूं, और जो मैंने कहा, आज सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, भारत का इतना बड़ा नाम, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसने बताया कि मेरी बीवी को 4थी स्टेज का कैंसर था। अमेरिका के डॉक्टर ने आके बोला था 5% चांस है, आप चाहिए। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्धू की देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की। लेकिन मैंने पढ़ा, मैंने आयुर्वेद को पढ़ा, मैंने नेचर को पढ़ा, मैंने नेचुरल तरीके से अपनी बीवी को ठीक करने की ठानी। मैंने आंवला दिया, मैंने ऑरेंज दिया, मैंने लौंग दी। मैं हमेशा कहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट लौंग है। मैंने दालचीनी का चाय पिलाई, मैंने गेहूं छुड़वा दिए, चावल छुड़वा दिए, कार्बोहाइड्रेट छुड़वा दिया, मां हल्दी दी, हल्दी एंटी कैंसर हल्दी दी, और मात्र 40 दिन में 4th स्टेज से मेरी बीवी ठीक हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उसने ये बात पे मोहर लगाई कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो मसालों पे राज करने आए थे, हमारे मसालों के लिए आए थे, ये लौंग और काली मिर्च के लिए आए थे। मैंने कब बोला था? हल्द्वानी के विजय रथ में, और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। संजीव सर मिट सकते हैं पर झूठ नहीं बोल सकते। जो सच है मैं वही कहूंगा। तो आप देखो क्या ताकत है इस नेचर में, क्या ताकत है इस आयुर्वेद में। अरे यार आज घर घर लोग मर रहे हैं, त्राही त्राही हो रखी है, हॉस्पिटल मुझे भी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है।
बीमारी होती है, आदमी चेकअप कराने जाता है, आयुर्वेद में ब्लड टेस्ट तो नहीं हो सकता ना, है ना, यूरिन टेस्ट तो नहीं हो सकता ना, तो टेस्ट कराने मुझे भी जाना पड़ता है। मैं जिस भी हॉस्पिटल में जाता हूं साहब भीड़ लगी हुई है, भीड़ पे भीड़ लगी हुई है। इतनी त्राही त्राही मच गई, क्यों? नेचर से हम दूर हो गए, हर्बल से हम दूर हो गए, हमें खुद ही नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना। और दोस्तों ये मुहिम पिछले 11 साल से हम लोग चला रहे हैं, समाज को जाके समझा रहे हैं, इनको छोड़ो, इनको अपनाओ और स्वस्थ जीवन पाओ। मुझे बताओ क्या हम गलत काम कर रहे हैं? ये अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? और इस अच्छे काम को करके अगर 2 रुपए हमारे घर में आ जाए और हमारे सपने पूरे हो जाए तो मेरे भाई क्या बुरा हो जाए? क्यों समझते हो इसे कंपनी, क्यों समझते हो ये सिस्टम, क्यों समझते हो, क्यों नहीं समझते इसे एक धार्मिक काम, एक सोशल कॉज, एक समाज के लिए अच्छा काम, समाज के उत्थान का काम क्यों समझते हो? मैं AWPL में काम कर रहा हूं, अरे छोड़ो यार, मैं सोशल समाज के लिए काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, क्या दे रहा हूं समाज को? समाज को मैं हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया के लिए काम कर रहा हूं। छोड़ो ना, कंपनी का नाम छोड़ो, सोशल कोज है हमारे काम में, सोशल कोज है। मुझे नहीं पता 11 साल में मुझसे ज्यादा आपको पता है कितने रिजल्ट आए हैं, आपको पता है कितने लोग ठीक हुए। आप देखते हो रोज नए नए चमत्कार, फेसबुक पे लोग टेस्टिमोनियल डालते हैं और आप ये कहते हो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। साहब मुझे नहीं लगता, मैं तो आप लोगों के बीच में आता हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आप इतना प्यार देते हो अपने घर जाता हूं और एक ही बात कहता हूं, ये जिंदगी इनके लिए, ये आप लोगों पे कुर्बान है लाइफ। क्योंकि हमारे काम में कहीं ना कहीं सोशल कॉज है, ओनली मनी मेकिंग माइंड हम लोगों का नहीं है। लोगों को ठीक करना, लोगों को बचाना, लोगों को सही सिखलाई देना, लोगों को सही एजुकेशन करना, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस करना, ये भी हमारे कोज में है या नहीं? है या नहीं? ये काम हम लोग कर रहे हैं। हाँ, जहर मुक्त खेती मैं नहीं कहता, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते कि आज यूरिया पेस्टिसाइड ने हमारी पूरी जमीन बंजर जैसी कर दी है, जहर हो चुकी है खेती। वो जहर मुक्त खेती का आज हम लोग मिशन चला रहे हैं। हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देकर लोगों को फायदा हो, वो हम मिशन चला रहे हैं। न्यूट्रा सप्लीमेंट्स जो खाने से आपको नहीं मिलता उससे मिल जाए, वो हम चला रहे हैं। और ये जो अंग्रेजी कंपनी आपकी किचन से लेके आपके बाथरूम तक घुसी हुई है, इनको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। क्या गलत काम कर रहे हैं? क्या गलत काम कर रहे हैं? दुकान ही तो बदल रहे हैं यार, प्रोडक्ट ही तो बदल रहे हैं और उन प्रोडक्टों से बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हैं और भारत देश की इकोनॉमी में भरपूर योगदान दे रहे हैं। ये आज कोई मना नहीं कर सकता। ये जितने लोग बैठे हैं इन्हें किसी की चाकरी और नौकरी नहीं करनी, ये खुद को मालिक बनाने यहाँ पर आए हैं। इससे बड़ा देश की तरक्की में क्या हम दे सकते हैं? एक एक पैसा हमें आता है, इनकम टैक्स जाता है, हाँ या ना, TDS जाता है, हाँ या ना। कोई ब्लैक की इनकम है? कोई ब्लैक की इनकम, सारी व्हाइट की इनकम। अरे हमारे जैसी व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री तो भारत में एक भी नहीं है। और क्यों हमसे लोग नफरत करते मैं बताऊं? क्यों चिढ़ते मैं बताऊं? क्योंकि यह गरीब का बेटा करोड़पति बनता है, यह एक अनपढ़ भी मर्जी लेके घूमता है, तो साले वो अमीर और पढ़े लिखे उनकी चलती है हमसे। सही बता रहा हूं, सच यही है और मैं सच ही बोलूंगा जिंदगी भर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिढ़ते हैं, तुम्हें क्या पता तुम्हारी इंडस्ट्री में उंगली उठती इसलिए है कि तुम क्यों बड़े बन जाते हो, तुम क्यों कामयाब हो जाते हो। और सुन लो, ऐसे ही होंगे कामयाब, कोई माइकल रोक के दिखाना, ऐसे ही होंगे। ऐसे ही गरीब का किसान का बेटा ऐसे ही बंगले बनाएगा और ऐसी गाड़ी लेकर घुमाएगा और चारों तरफ शहर के घुमाएगा और ऐसे कहेगा AWPL जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तैयार हो? मेहनत करने के लिए तैयार हो? अरे मेहनत करने के लिए तैयार हो? सुनो,
दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, परीक्षा ली जाएगी, भटकाया जाएगा, भरमाया जाएगा। क्योंकि कोई भी, हर आदमी की किसी भी काम को लेकर अपने अपने मत है, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है। किसी के लिए काम पूजा है, किसी के लिए काम सजा है, किसी के लिए काम अच्छा है, किसी के लिए काम बुरा है। ये मैं ऐसे बताता हूं। एक बार एक छोटी सी लड़की, एक बार एक छोटी सी बिटिया समुद्र किनारे रेत के साथ खेल रही थी। समुद्र की एक लहर आई और उसकी चप्पल लेके चली गई। बिटिया को बड़ा गुस्सा है, अरे समुद्र तो बड़ा बेकार है, यह समुद्र तो चोर है। और उस बिटिया ने किनारे पर समुद्र के लिख दिया, समुद्र तू चोर है, मेरी चप्पल ले गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति जिसे तैरना नहीं आता था थोड़ा अंदर तक चला गया और डूब गया और मर गया। उसकी मां भागी भागी आई और उसे बड़ा गुस्सा आया और वो बोली, ये समुद्र तू तो हत्यारा है। और उसने लिख दिया किनारे पे, ये समुद्र तू तो हत्यारा है। फिर थोड़ी देर में एक बुजुर्ग वहां से जा रहे थे जो पैसों के लिए बड़े दुखी थे, परेशान थे, बैंक का लोन था। वो समुद्र किनारे उन्हें एक बड़ा सा मोती मिला जो बड़ा बेशकीमती मोती था, हीरे की तरह चमक रहा था। वो समझ गए यार हीरा मिल गया। वो बोले, हे समुद्र तू कितना दयालु है, कितना प्यारा है। और उन्होंने भी किनारे पे लिख दिया। थोड़ी देर बाद मछुआरों का एक झुंड आया और मछुआरों ने वहां से मच्छियां पकड़नी शुरू करी और मच्छियां पकड़ी और बहुत सारी पकड़ ली। और उन्हें पता आज इस मच्छियों को बेचेंगे बहुत पैसा आएगा। और उन्होंने लिख दिया, हे समुद्र तू तो हमारा पालनहार है। मेरे दोस्त परिस्थितियां देखो, समुद्र वही है। एक कह रही है समुद्र तू चोर है, एक कह रही है समुद्र हत्यारा है, एक कह रहा है समुद्र दयालु है, एक कह रहा है समुद्र हमारा पालनहार है। थोड़ी देर में समुद्र की लहर आती है और जिसने वो सब लिखा मिटा देती है और अपने झोले झूलती है। और समुद्र अपनी मस्ती में लहरता है और लहरें अपनी मस्ती में चलती है। इसका मतलब दोस्तों, तुम समुद्र बनो, तुम मस्ती में लहरो। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। अपनी कामयाबी की लहर से जो जो बोलेगा सबको मिटा दो और दुनिया में समुद्र की तरह बड़े बनते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तैयार हो? तैयार हो? अब एसलीपीएस वेलनेस में जो पहली बार कितने लोग आए, हाथ खड़ा करेंगे। सर आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, वेलकम। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे बीच में कुछ लोग, मैं इसलिए बुलाता हूं कि नए लोग हैं ना, वो ये ना सोचे सिर्फ डायलॉग बाजी होती है ना भाई। यही एक कंपनी है जहां सच पे बात होती है। यही एक संस्था है जो हमेशा सच्चाई की बात करती है। यहाँ घुमा फिरा के कोई बात नहीं होती। और जानना चाहते हो तो अपने लोगों से जानो, अपनी जनता से जानो। कुछ लोग हैं जिन्हें एसलीपीएस के प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला है। आओ ऊपर आओ फटाफट। और इनकी कहानी, इनकी जुबानी, फिर तो भरोसा करोगे। अरे करोगे या नहीं करोगे? फिर ये काम क्यों करना? मैं आखिरी में आपको भाई साहब पैर नहीं छूने। नमस्ते नमस्ते जी। आप इधर से ही हो या बाहर से आए हो? गई यहीं से हैं? बताइए शॉर्टकट में क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, क्या प्रोडक्ट लिया? सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? हमने पैसे वैसे तो नहीं दिए आपको? नहीं सर, पैसे पक्का? क्योंकि हिंदुस्तान में पैसे देके कुछ भी बुलवा सकते हो। हाँ, गुटखे को भी, गुटखा खा के भी मतलब कुछ भी बता सकते हैं इस देश में। पैसा बताइए सर। मेरे 4 साल से मुझे नींद की समस्या थी। किसकी? नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती थी? बिना दवा के मैं सोता ही नहीं था। और ऑलरेडी मेडिकल लाइन में हूँ, एलोपैथ में। और बहुत सारे हमने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है। मेडिकल लाइन में क्या करते हो भाई तुम? एक माइक और दो सर। मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ, सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन। तो सर दवाइयों के बारे में जानता था कि नुकसान करती है, लेकिन फिर भी कोशिश करता था। 3-4 दिन तक नहीं
दवा खाते थे लेकिन नींद नहीं आती थी। तीसरे चौथे दिन मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊंगा, तो फिर दवा खानी ही पड़ती थी। पागल होने से अच्छा दवा खा लो। तो सर हमारे दोस्त हैं तीरथ राम सर, जो कि